नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए चौथे चैप्टर के बारे में। यानी अध्याय संख्या 4 में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास रहेगा हमारा, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी प्रकार से कोई टेंशन अब आपको नहीं लेनी, चूँकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ बना हुआ है। राजनीति विज्ञान में आपको पढ़ना होता है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। यानी कि आपको जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है इंडिया में, जिस तरीके से एक पॉलिटिकल जो थॉट है उसका डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ होता है, जिस तरीके से हमने गठबंधन और राजनीति के बारे में देखा, अर्धसंघवाद के बारे में समझा, संघवाद के बारे में समझा, और भी तमाम प्रकार के चैप्टर्स को हमने समझा। ऐसे ही आज का जो चैप्टर है ये आपका है भारतीय दलीय व्यवस्था या दल व्यवस्था, या राजनीतिक दल क्या होता है, राष्ट्रीय दल क्या होता है, राजनीतिक दल की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, क्या महत्व होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस हैं, वर्तमान में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको एक प्रकार से राष्ट्रीयता का दर्जा प्राप्त है, निराष्ट्रीय पार्टी हैं भारत में। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय दृष्टिकोण या भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही हम वैश्विक स्तर के भी एक प्रकार से दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए चीज़ों को समझाने का प्रयास आपको करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही विधिवत तरीके से, सिस्टमेटिकल वे में, और आपको सरल से सरल भाषा में, कठिन से कठिन टर्म को आपको समझाने का प्रयास रहेगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट इसी के लिए बेसिकली जाना जाता है। और आपके लिए मैंने मॉडल पेपर भी दे दिया है कि आपकी परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसको लेकर के। तो आप सभी लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, कि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए पॉलिटिकल साइंस का ये एक प्रकार से नवीनतम बैच है। 2025, 26, 27, 28 सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतर जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। चैप्टर संख्या 4 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले 3 क्लास चैप्टर की और 1 क्लास सिलेबस की और 1 क्लास मॉडल पेपर की ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के एक प्रकार से मॉडल पेपर हैं 2023 और 2022 वाले, उनको भी अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मैं 1-2 दिन में उसको इंक्लूड करवा दूंगा। अभी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें 2023 और 2024 की वीडियोज़ अवेलेबल नहीं हैं, उनको भी मैं इंक्लूड करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। और जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उनको क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी इंक्लूड करवा दूंगा, ताकि जो है आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारी जानकारी मिल जाए और अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर पाएँ, ठीक है। अभी मैं कोर्स के बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि कोर्स अगर आप लेना चाहते तो कैसे ले पाएंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे राजनीतिक दल के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं। एक राजनीतिक पार्टी जो होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, राजनीतिक दल क्या होते हैं, ठीक है, जिसको आप एक प्रकार से पॉलिटिकल ग्रुप बोलते हैं, पॉलिटिकल दल बोलते हैं, राजनीतिक दल बोलते हैं, किसे कहते हैं, क्या होती है ये, ठीक है। सबसे पहले समझने का प्रयास चैप्टर नंबर 4 में आपको यही पढ़ना। देखें, राजनीतिक दल व्यक्तियों का वह संगठित रूप, यानी सबसे पहली बात जानिए कि व्यक्तियों का संगठित रूप होता है जो एक विचार पर एक प्रकार से लोग संगठित होते हैं। यानी किन्हीं विचारों को केंद्र में रख करके उन्हीं विचारों के इर्द गिर्द ही सभी एक प्रकार से सभी के मंतव्य भले ही अलग अलग हो जाएं उस पॉइंट ऑफ व्यू या उस विचारधारा के प्रति, लेकिन उस विचारधारा को ही मानने वाले लोगों का संगठन होता है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल व्यक्तियों का वह संगठित रूप होता है जिसके सदस्य, किसके सदस्य, व्यक्तियों के संगठित रूप के सदस्य जो होते हैं। यानी कि एक ऐसा संगठन जो कि व्यक्तियों का है, उसी संगठन में जो सदस्य होते हैं वो सदस्य राजनीतिक इकाई के रूप में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि पॉलिटिकल एम्स होते हैं, कुछ राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। और राजनीतिक उद्देश्य क्या होता है, सत्ता को प्राप्त करना, सत्ता को एक प्रकार से हासिल करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साथ प्रयत्नशील रहते हैं। साथ मतलब कि ये सारे के सारे सदस्य जो होते हैं इकट्ठा होकर के एक राजनीतिक उद्देश्य होता है सरकार बनाने का या सत्ता हथियाने का या एक प्रकार से सरकार बनाने का। तो ये एक प्रकार से उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये अपने विचारों पर एक प्रकार से कायम रहते हैं और उन्हीं विचारधारा पर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार सामाजिक या आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दल जो होते हैं
संगठित होते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति अपने राजनीतिक उद्देश्यों को भी संगठित रूप या संगठन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। जैसे कि हमको आर्थिक चीज़ें प्राप्त करनी है, हमको पैसा रुपया प्राप्त करना, तो उसके भी संगठन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। ऐसे ही समाज में कोई नियम कायदों में परिवर्तन करना है, समाज में एक प्रकार से चेंजमेंट होना है कुछ, तो भी संगठन के माध्यम से होता है। तमाम सारे लोग इकट्ठा बैठते हैं, निर्णय होता है, उसके बाद में समाज में संशोधन हो जाता है। ऐसे ही राजनीति में भी होता है। तो वो एक प्रकार से राजनीति में जो संगठन बनता है वही व्यक्तियों का संगठन, जो कि एक निश्चित विचारधारा पर काम करता है और एक निश्चित राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्ति के लिए एक प्रकार से सभी लोग इकट्ठा जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से, वही राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो जब किसी संगठन का उद्देश्य राजनीतिक होता है यानी कि पॉलिटिकल उद्देश्य होता है, पॉलिटिकल एम्स होता है, तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। ये तो रही इसकी सरल परिभाषा, आम परिभाषा, जो आप लोग बेसिकली सभी लोग जानते भी हैं, और इसको मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने का भी प्रयास किया। अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करके हमको ये बता सकते हैं कि हाँ गुरुजी, जो आपने पढ़ाया वो बिल्कुल मेरे समझ में आ रहा है। और कमेंट करके भी बताइएगा कि जो है वीडियो कैसी लग रही है आपको, और भी किन मुद्दों पर आपको वीडियो चाहिए, आप फटाफट से कमेंट करें। ठीक है, चलें अब हम थोड़ा सा विद्वानों की परिभाषा को देखने का प्रयास करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने अपने हिसाब से परिभाषा बताई। अब जो है विभिन्न विद्वान हुए हैं, कई सारे राजनीतिक जो एक प्रकार से वेत्ता हुए हैं, ठीक है, उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से राजनीति जो दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको परिभाषित करने का प्रयास किया। पहले विद्वान आते हैं महोदय एडमंड बर्क। एडमंड बर्क नाम के विद्वान आते हैं। ये कहते हैं कि राजनीतिक दल जो होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, ये मनुष्य के उस संगठन को कहते हैं। किस संगठन को? मनुष्य के उस संगठन को पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल कहते हैं जो किसी एक सिद्धांत पर सहमत होते हैं। कोई एक सिद्धांत होता, कोई एक थियरी होती है, कोई एक प्रिंसिपल्स होता है, उन्हीं प्रिंसिपल, कोई एक विचारधारा होती, कोई एक वाद होता, उसी विचारधारा पर काम करते हैं, जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित संपन्न किया जाता है। और इस सिद्धांत के द्वारा, इस विचारधारा के द्वारा क्या सिद्ध हित होता है? इसके द्वारा राष्ट्रीय हित सिद्ध किया जाता है। यानी राष्ट्रीय हित में जब कोई विचार या कोई सिद्धांत हो और उस सिद्धांत पर एक मनुष्यों का संगठन उसी सिद्धांत को फॉलो करता हो, जो सिद्धांत राष्ट्रीय हित में होता है, ठीक है, नेशनल के कल्याण के लिए होता है, ठीक है, राष्ट्र के कल्याण के लिए होता है, तो वही मनुष्यों का संगठन जो कि किसी निश्चित सिद्धांत पर सहमत होता है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित होता है, वही मनुष्यों का संगठन राजनीतिक दल कहलाता है। एडमंड बर्क नाम के विद्वान ने ये बड़ी ही सरल परिभाषा दी, और कोई कॉम्प्लिकेटेड इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपके समझ में ना आए, बहुत ही आराम से आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरे विद्वान आते हैं गैटेल महोदय। गैटेल महोदय बड़े ज़बरदस्त समाजशास्त्री हैं। इन्होंने परिभाषा भी समाजशास्त्र की मतलब की राजनीति शास्त्र की बड़ी ज़बरदस्त दी। ये एक प्रकार से मतलब कि पॉलिटिकल साइंस वेत्ता हैं, यानी कि एक प्रकार से बोले तो राजनीति विज्ञान के बड़े ही होनहार विद्वान हैं। गैटेल कहते हैं कि राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज़ उन नागरिकों का कम या अधिक, नागरिकों, देखिए मनुष्य और नागरिक दोनों में डिफरेंस होता है। तो देखिए नागरिक व्यक्ति एक प्रकार से एक देश का होता है। आप निवासी तो हो सकते हैं, जैसे आप पृथ्वी के निवासी हैं, ठीक है, लेकिन आप भारत के निवासी नहीं, भारत के नागरिक। भारत के निवासी हो सकते हैं लेकिन आप भारत के नागरिक हैं, चूंकि भारत में आप पैदा, भारत का आधार कार्ड आपके पास है, पैन कार्ड है, ठीक है, तो आप भारत के क्या हैं? आप भारत के नागरिक हैं। नागरिकता किसी देश की लेने के लिए उस देश के नियम कायदों को फॉलो करते हुए उस देश की कुछ नागरिकता के लिए प्रावधान किए गए हैं, उसी प्रावधान को फॉलो करना होता है। या 10, जैसे भारत में क्या है कि 10 या 5 साल अगर आप यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, तो आपको नागरिकता दे दी जाती है। आपके माता पिता एक प्रकार से दोनों में से कोई यहाँ पर रहता हो और आप भी यहाँ पर लगभग 5-6 साल बिताए हों, तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वहीं भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में क्या है, जैसे कि वर्जीनिया वगैरह, या फिर इसे मान लेते हैं कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया की अगर बात करें तो कैलिफोर्निया के आप नागरिक हैं और एक अमेरिका के नागरिक हैं, चूँकि कैलिफोर्निया अमेरिका का ही एक राज्य है, तो वहाँ पर राज्यों के भी अलग नागरिकता होती है और देश के भी अलग नागरिकता होती है। मैंने इससे पहले वाली चैप्टर में आपको समझाया था। लेकिन भारत में क्या है, भारत में इकहरी नागरिकता है। भारत में आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों, आप नागरिक नहीं हो सकते। तो नागरिक और मनुष्य और निवासी तीनों में डिफरेंस होता है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये बड़े विद्वान आदमी थे, मैंने शुरुआत में इसलिए बता दिया। तो गैटेल कहते हैं कि राजनीतिक दल जो होता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, ये उन नागरिकों का क्या है, कम या अधिक संगठित समूह होता है। कोई कम व्यक्ति भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं। अधिक बड़ा संगठन हो सकता है, छोटा संगठन भी हो सकता है।
जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में मिलकर के काम करते हैं और अपनी राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग के द्वारा क्या करते हैं, यानी कि जो उनकी पॉलिटिकल पावर उनके पास होती है, चूँकि ये पार्टियों के पास कुछ पावर भी होती है, तो उन्हीं पावर के प्रयोग के द्वारा शासन को हस्तगत करने और अपनी नीतियों को कार्य रूप देने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि जब वो मान लेते जीत जाते हैं तो एक प्रकार से वो शासन को चलाते हैं, शासन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक प्रकार से एक एक मतलब कोई शासन जो होता है उसको एक प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको चलाते हैं। ठीक है, जब ये एक प्रकार से होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा सरकार वगैरह बनाई जाती है, उसके बाद में नियम कायदे लागू करवाए जाते हैं बाद में चल करके। लीकॉक बड़े ज़बरदस्त विद्वान ये भी हैं। लीकॉक कहने लगे कि भाई गैटिल और एडमंड तुम लोगों ने एडवर्क तुम लोगों ने परिभाषा दी, अब मेरी परिभाषा भी सुन लो। ठीक है, तो गैटिल और एडमंड बर्क ने दिया, इसके बाद में लीकॉक आते हैं। लीकॉक कहते हैं सुनो तुम लोगों ने बहुत हो गई, ठीक है अब मैं बोलूँगा। लीकॉक तुम लोगों ने कहा, एडमंड बर्क और गैटिल ने कि हाँ भाई तुम ही बोल दो। लीकॉक ने कहा कि राजनीतिक दल जो होता है से हमारा तात्पर्य, मतलब इन्होंने पर्सनली ले लिया कुछ, लीकॉक महोदय ने क्या कहा कि इससे किसका तात्पर्य, हमारा तात्पर्य क्या है, नागरिकों के उन न्यून अधिक संगठित, न्यून अधिक। अब देखिए जो परिभाषा गैटिल महोदय ने भी दी थी वही सेम परिभाषा कुछ इन्होंने भी दी है। देखिए नागरिकों शब्द, यहाँ पर नागरिक शब्द का एक प्रयोग उन्हीं का है। इसके अलावा न्यून, न्यून माने कम, अधिक माने ज़्यादा, उन्होंने भी न्यून अधिक का शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन कम या अधिक शब्द का प्रयोग किया। तो राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य नागरिकों के उन न्यून अधिक संगठित समूह से है जो संगठित इकाई के रूप में कार्य करते हैं, यानी एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में उन्होंने बताया था, लेकिन उन्होंने संगठित इकाई बोल दिया, तो बात एक ही है, कहने का तात्पर्य दोनों का एक ही है। फिर आते हैं लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस ने कहा अबे लीकॉक यार तुमने क्या किया, तुमने तो वही परिभाषा दी थी जो उन्होंने दी थी, उन्होंने क्या नाम है गैटिल ने, मैं नई परिभाषा दूंगा। कहा अच्छा तुम ही दे दो भाई। तो लॉर्ड ब्राइस कहने लगे कि राजनीतिक दल जो होता है वह संगठित समूह है जो ऐच्छिक रूप से अपनी शक्ति को राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में लगाते हैं। ठीक है, यानी इच्छा से अपनी अपनी इच्छा से अपनी जो शक्ति होती पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में लगाते हैं ताकि उनको राजनीतिक सत्ता मिल जाए। तो वही दल जो होता है, वही दल एक प्रकार से वही संगठित समूह राजनीतिक दल कहलाता है। मैरिस दुर्वजर महोदय कहते हैं कि राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्ति का मंत्र होता है, यानी सत्ता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्तियों का संगठन होता है जो निश्चित विचारधारा पर काम करता है, और सिद्धांत उनके लिए प्रमुख बातें नहीं होती, यानी सिद्धांत उनके लिए अलग की मैटर है, मात्र केवल सत्ता प्राप्त करने की कुंजी होती है। राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता प्राप्त करने के लिए ही एक प्रकार से बेसिकली ये होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से राजनीतिक दल क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, आपके समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। अब आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय दल ये एक प्रकार से हैं। अब राष्ट्रीय दल क्या है, देखो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल हो गए। अब राजनीतिक दल में कई प्रकार के दल होते हैं। अब इसमें कुछ राष्ट्रीय दल हैं, जैसे भारत की अगर बात की तो भारत में कुल मिलाकर के राष्ट्रीय दल कौन होते हैं, या क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ क्राइटेरिया होती हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है आपसे, तो मैं आपके हर एक टॉपिक पर, हर एक पहलू पर चर्चा करूंगा चैप्टर के, ताकि कोई दिक्कत ना हो। राष्ट्रीय दल क्या होता है इसको समझेंगे, फिर इसके बाद में राजनीतिक दल के लाभ हानि समझेंगे, ये सब चीज़ें समझेंगे। देखिए राष्ट्रीय दल की अगर बात की जाए तो जब कोई क्षेत्रीय दल है, ठीक है, 3 या इससे अधिक राज्यों के आम चुनाव में 6% मतों के साथ लोकसभा के संपूर्ण स्थानों की 2% सीटें, यानी कुल लगभग 543 सीटें हैं, 543 सीटों में एक प्रकार से लगभग 2% सीटें अगर मिल रही हैं, 543 का 2% निकाल लीजिए, उतनी सीटें अगर किसी पार्टी को मिल रही हैं तो वो राष्ट्रीय पार्टी, यानी कि मान लेते हैं 543 है, अब 543 का 2% निकालेंगे तो इतना बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको काटेंगे तो 2 जीरो से यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, लगभग 10 सीटें एक प्रकार से अगर उसके पास हैं तो मान लीजिए कि भाई वो एक प्रकार से वो पार्टी राजनीतिक दल कहलाने योग्य है। ठीक है, या वो एक प्रकार से एक जो है राजनीतिक दल नहीं, वो राजनीतिक दल तो क्षेत्रीय भी होते, छोटे बड़े भी होते हैं, लेकिन जो एक राष्ट्रीय दल होता है, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, जो एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो राष्ट्रीय स्तर की होती है, जैसे कि कांग्रेस है, ठीक है, जैसे भाजपा है, ठीक है, इन सभी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनका एक प्रकार से केंद्र में क्या होना चाहिए, जब कोई क्षेत्रीय दल, कोई क्षेत्रीय पार्टी है, कोई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी जो छोटी पार्टी है, ये 3 या इससे अधिक राज्यों में, 3 राज्य या इससे अधिक राज्य, यानी कि 4-5 राज्य या 3, कम से कम 3 राज्य, और इससे अधिक कितने भी हो सकते हैं, आम चुनावों में क्या हो लगभग 6% वोट पाएँ,
ठीक है। 6% वोट है, जैसे कि मान लेते हैं कोई चुनाव हुआ, आम चुनाव में लगभग 6% वोट पाते हैं। जैसे मान लेते हैं 100 वोट है पूरे के पूरे भारत में और चुनाव हो रहा 100 वोटों पर, तो उनमें से कम से कम 6 वोट अगर वो पार्टी पाती है और इसके अलावा 6 वोट, ये 6% वोट ये पाई गई। इसके अलावा लोकसभा में जितने भी संपूर्ण स्थान है, मान लेते हैं लोकसभा में 543 सीटें हैं, मान लेते हैं एक प्रकार से 100 ही सीटें हैं, तो 100 सीटों में से कम 2 सीटों पर वो चुनाव जीत रहा हो, ठीक है, और 6% वोट उसको मिल रहा हो, यानी कि कम से कम 6 वोट मिल रहा हो और 2 सीटों पर एक प्रकार से चुनाव उसको जीतना हो, 100% के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वो छोड़ दीजिए कि 543 है, ठीक है, तो उस पार्टी को एक प्रकार से, तो वह क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आ जाती है, यानी किसको, जो भारतीय निर्वाचन आयोग होता है वो एक प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर देता है। अच्छा, ये राष्ट्रीय पार्टी घोषित कौन करता है, तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के 3 आयुक्त होते हैं, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक होता और 2 उसके सलाहकार होते हैं, यानी कि 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और इन तीनों की बेंच होती है। तीनों में एक प्रकार से बहुमत से निर्णय ले जाते हैं, यानी कि 2 व्यक्ति अगर जिस तरफ हो गए वही निर्णय मान्य हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा जितना भारत में चुनाव होता है, सारा का सारा चुनाव का जो एक प्रकार जिम्मा होता है, ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपन्न करवाया जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को आपने समझा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की अगर बात की जाए तो इस तरीके से मिलते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में बने रहने के लिए उसे कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा का सदस्य भेजना अनिवार्य होता है, यानी कि कम से कम अगर आपको लोकसभा मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में हमेशा बने रहना है तो कम से कम आप 3 राज्यों से लोकसभा का सदस्य भेजिए। लोकसभा का सदस्य मतलब समझ रहे हैं ना, यानी लोकसभा की जो सीटें होती हैं, यानी सांसद कम से कम 3 राज्यों के आपके सांसद होने चाहिए, तब एक प्रकार से आपका दर्जा जो है बना रहेगा। इस प्रकार 3 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आ जाता है, यानी कि अगर 3 राज्यों में आपका एक प्रकार से क्षेत्रीय दल है और वहां से आपके सांसद जीतते हैं तो एक प्रकार से आप जान जाइए कि आपको क्या मिलेगा, आपको एक प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। यदि कोई क्षेत्रीय दल 3 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत अलग अलग राज्यों में प्राप्त करने के साथ साथ 3% सीटें प्रत्येक राज्य में प्राप्त कर लेता है तो वह भी राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि मान लेते हैं 2 कैटेगरी है, एक तो लोकसभा की मैंने बात करी, अब विधानसभाओं में आ जाओ, तो कोई क्षेत्रीय दल है वो एक प्रकार से 3 राज्यों की विधानसभा में, एक प्रकार से 3 राज्यों की विधानसभा में, विधानसभा समझ रहे हैं ना, यानी कि जो विधायकी वाला चुनाव होता है वहाँ पर, यानी विधायक जो होते हैं विधानसभा में बैठते हैं और जो सांसद होते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं, संसद भवन में बैठते हैं दिल्ली में, ठीक है। और विधानसभा अपने अपने राज्य की अलग अलग होती है, ठीक है। कोई जैसे बड़े राज्य हैं उनके लिए विधानसभा और विधान परिषदें दोनों होती हैं। प्रथम सेमेस्टर में मैंने ये सब चीज़ें समझा रखी थी। तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं, अगर 3 राज्यों की विधानसभा चुनाव में क्या होता है, 3 राज्य है उनकी विधानसभाओं में कुल 6% वोट पाते हैं, यानी कि लगभग अगर 3 राज्यों की विधानसभाओं में या एक प्रकार से एक ही विधानसभा में अगर 100 मतलब कि 100 वोट पड़ रहा तो उनमें से 6 वोट कम से कम मिलना चाहिए उस पार्टी को, तब उसको एक प्रकार से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिलेगा। और इसके अलावा 6% वोट भी हासिल करें और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में प्राप्त करने के साथ साथ 3% सीटें जो होती हैं वो प्रत्येक राज्य में प्राप्त करें। 3% मतलब कि जैसे मान लेते हैं ए नाम का कोई राज्य है, ए नाम का कोई विधानसभा है, उस विधानसभा में 100 सीटें हैं, ठीक है, ठीक है। और बी नाम की कोई विधानसभा है, वहाँ पर भी 100 सीटें हैं, और सी नाम की कोई विधानसभा है, वहाँ पर भी 100 सीटें हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये 3 राज्यों में अब वोट कौन सा पाए, अब 100, 200, 300 यानी कि कुल मिलाकर के 300 एक प्रकार से मान लेते हैं वोट पड़ा। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं ये जेड है, ठीक है। जेड कौन सा, यानी कि कुल 3 जो क्षेत्रीय दल है 3 राज्यों की विधानसभा के जेड मैंने मान लिया कि 300 वोट पड़े। अब इन 300 वोट का 6% कितना होगा, 6/0 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 0 6 3 18, यानी 300 में से 18 वोट लगभग मिलना चाहिए। इसके अलावा 3% सीटें, यानी कि प्रत्येक राज्य में जैसे 100 सीटें हैं ए राज्य में तो यहाँ से 3 सीटें जीते, इनमें से भी 3 सीटें जीतनी चाहिए और इनमें से भी 3 सीटें जीतनी चाहिए, यानी कि 3 + 3 + 3, यानी कि एक प्रकार से कम अलग अलग राज्यों में प्राप्त करने के साथ साथ 3% सीटें जो होती हैं प्रत्येक राज्य में प्राप्त कर लेता है। यानी कि 100 सीटें अगर ए में हैं तो कम से कम 3 सीटें जीतनी चाहिए, 50 सीटें हैं तो 1.5 सीटें या 2 सीटें लगभग जीतनी चाहिए, या उससे कम है तो 1 ही सीट जीत जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। यानी प्रत्येक राज्य में आपको कम से कम 3% सीटें जीतनी होती हैं तो वह भी राष्ट्रीय दल की श्रेणी में पार्टी आ जाती है। यानी कि 2 तरीके से, तो एक तो आप विधानसभाओं से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त कर पाते हैं या फिर आप लोकसभा से प्राप्त कर पाते हैं। 2 टाइप के एक प्रकार से नियम है जिसके माध्यम से आप एक प्रकार से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
गए। तो ये एक प्रकार से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी। इसके अलावा और भी चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। अब किसी भी दल को मान्यता देने का कार्य कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है, ठीक है। वही राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और किसी दल की मान्यता को समाप्त भी करता है। अगर मान लेते हैं राजनीतिक पार्टी बहुत ज़्यादा मनमानी करने लगे, अपने आप पर आ जाए, या एकदम से कहने लगे कि नहीं हम जो है बड़े तीरंदाज हैं और अपने आप में बड़ी वो बनने लगे कि भाई ऐसे बाहुबली टाइप का, तो उनकी समाप्त भी कर दे। यानी कोई दिक्कत भी आती पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग के नियम कायदों का पालन नहीं करती है, चुनाव आयोग चाहेगी उस पार्टी की मतलब की जो सदस्यता होगी वो निरस्त कर देगी, ठीक है। राष्ट्रीय दल का प्रभाव यानी पॉलिटिकल पार्टीज का प्रभाव संपूर्ण राज्य पर होता है और उसकी नीतियां राष्ट्रहित में होती हैं। भारत में इस समय निर्वाचन आयोग ने निम्न दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी है। वो दल कौन कौन से हैं देखें। ये इतने दल हैं जो कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हैं भारत में, ठीक है। सबसे पहली बात राजनीतिक दल का नाम, ये सब राष्ट्रीय हैं, नेशनल स्तर के हैं, ठीक है। चुनाव चिन्ह इधर लिखा हुआ है। जैसे पहली पार्टी तो सभी को पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज कांग्रेस की लोग मौज लेते हैं, लेकिन कांग्रेस वही कांग्रेस है 1885 ईस्वी में, जिसका एक प्रकार से बनाई गई थी अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम की सदस्यता, मतलब उन्होंने एक प्रकार से इसके बनाने में बड़ी योगदान दिया, उन्होंने बनवाया। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए जब स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हुई थी, उससे पहले 1885 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। गोकुलदास तेजपाल बम्बई विश्वविद्यालय में, मतलब बम्बई संस्कृत कॉलेज में एक प्रकार से इसकी स्थापना होती है। तो इस तरीके दादा भाई नौरोजी जैसे विद्वान इसमें एक प्रकार से रहे शामिल, द्वितीय अध्यक्ष भी रहे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वही कांग्रेस है। आज की कांग्रेस, हालांकि आज की कांग्रेस अपने जो मंतव्य थे, जो मूल उद्देश्य थे, उससे भटक चुकी थी। इस वजह से उसको जनता ने एक प्रकार से नकारा, जनता ने उसको नहीं पसंद किया और आज भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की भी लोकप्रियता थोड़ा बहुत बढ़ी है पिछले दिनों से, ठीक है, और खास करके और भी पार्टीज़ की बढ़ी है। अब कांग्रेस में राहुल गांधी जी हैं, तो चूंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं पे अनुवांशिकता की विचारधारा पर चलती कि भाई उनके घर में ही पीएम बनते हैं। अच्छा, ये हो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनमें क्या होता है कि भाई अगर आप ये ना पता हो कि मोदी, पता था कि भाजपा 2014 से पहले पता था कि कोई मोदी जी हैं, किसी को बहुत कम लोगों को पता था। लेकिन 2014 के बाद में एक आंधी तूफान सी आई कि मोदी 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 2014 में ही जब चुनाव था उसी दौरान, और नरेंद्र मोदी जी मतलब बन गए। यानी ऐसी पार्टीज़ में मतलब पार्टी होती है जिसमें ये पता ही नहीं होता कि भाई अगला पीएम कौन बनेगा, ये डिसाइड ही नहीं होता अगला पीएम कौन बनेगा। जनता डिसाइड कर देती कि भाई कौन पीएम बनेगा। यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी में पता चल रहा था कि ये सीएम बनेंगे, वो बनेंगे। योगी बाबा की लहर आई, योगी बाबा सीएम बन गए। तो ये सब एक प्रकार से लहर होती है। तो ऐसे में एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज और अच्छी चलती हैं। हालांकि इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। चलें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक प्रकार से देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारे समक्ष आती है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल का इसको दर्जा प्राप्त है। हाथ का पंजा जो है ये इसका चुनाव चिन्ह है, यानी पंजा जो है आप देखते होंगे, जानते होंगे, ठीक है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी, जिसको बीजेपी, तो ये कांग्रेस है, ये बीजेपी, ठीक है। बीजेपी पार्टी आप जानते हो, बीजेपी मोदी जी जिसके पीएम है इस समय, ठीक है। मतलब मोदी जी तो भारत के मतलब कि प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस पार्टी के भी मुखिया वही हैं, ठीक है। हालांकि उसके अध्यक्ष दूसरे होते हैं और लेकिन जो पीएम होता है उसी के इशारों पर ही सारे काम होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है भैया? कमल का फूल है। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हसिया और बाली। हसिया और बाली एक प्रकार से ये चुनाव चिन्ह है किसका? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये भी एक प्रकार से राष्ट्रीय दल का दर्जा इसको प्राप्त है। इसके अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी एक प्रकार से हसिया, हथौड़ा और तारा, इसके 3 चुनाव चिन्ह हैं। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी जिसको आप बोलते हैं बसपा, ठीक है। बसपा समझते हैं ना, बीएसपी यानी कि जो मायावती जी वाली पार्टी थी, काशीराम वगैरह जी जो जिसमें थे, वो पार्टी, हाथी इसका चुनाव चिन्ह है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अगर बात की तो इसके चुनाव मतलब इसके कौन है भाई? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है इसकी एक प्रकार से चुनाव चिन्ह है घड़ी। यहाँ पे हाथी वाला एक किस्सा मैं सुना दूँ, बड़ा ज़बरदस्त किस्सा रहा है हाथी वाला। एक बहुजन समाज पार्टी में क्या था, जब मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, पीएम थी मुख्यमंत्री महोदया मायावती जी, बहन कुमारी, तो उनको एक प्रकार से क्या था कि उनके यहाँ पर एक मिश्रा जी कोई थे, सलाहकार थे, शायद मुझे ध्यान नहीं है उनका नाम। तो मिश्रा जी बड़े ज्ञानी थे, उनके बहुत ज़बरदस्त सलाह देते थे। तो उन्होंने पार्क जब बनवाया, मायावती जी ने पार्क बनवाया, जो एक प्रकार से जो यहाँ पर आप देखते हैं वो पार्क बना नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, लखनऊ में जो पार्क बना हुआ है, हाथी वाथी खूब लगे उसमें, ठीक है। तो वो पार्क जो बना हुआ है, उसी पार्क को मायावती ने बनवाया। तो बहुत पैसे खर्च किए उस पार्क में। अब जब बहुत पैसे खर्च हुए और हाथी वहाँ पर आप देखें जगह जगह पर हाथी बने हुए हैं।
अब जो हाथी बने हुए हैं वहाँ पर, तो वो हाथी एक प्रकार से आप देखेंगे तो वो हाथी जो तमाम हाथी बने, बड़े बड़े हाथी, तो इससे दूसरी पार्टियों ने, जो विपक्ष था उसने एक प्रकार से निशाना साधा कि भाई तुमने हाथी का चुनाव चिन्ह, मतलब हाथी तुम्हारा चुनाव चिन्ह है, इसीलिए चुनाव चिन्ह चूंकि आपका क्या है, हाथी है, इसीलिए तुमने एक प्रकार से क्या किया, हाथी बनवा रखी है। अब इस पर, इसको लेकर के इनको डिबेट में घेरा जा रहा था कि इसको मायावती जी के जो एक प्रकार से जो वो होते थे, स्पीकर होते थे, जो बोलते थे न्यूज़ चैनल पर आकर के, उनको रगड़ा जा रहा था कि भाई तुमने हाथी के ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया, क्या मतलब हुआ उसका। ठीक है, और भी कोई चीज़ बनवा देते, एक आध हाथी बनवा देते, बाघ वाघ बनवा देते, या मोर बनवा देते, या फिर जो भी सारस बनवा देते, उत्तर प्रदेश का राजकीय मतलब पक्षी है, आप उसको बनवा देते, या पशु बनवा देते कुछ और। तो इन्होंने हाथी बनवाया, तो इस पर बड़ा डिबेट हुआ। तब इन्होंने कहा, जो मिश्रा जी थे उन्होंने शायद कोई तर्क दिया था, उन्होंने कहा कि जो हाथी लखनऊ के पार्क में बने हैं, ठीक है, जो हाथी लखनऊ के पार्क में बने हैं उनका सूंड आप देखेंगे, सूंड होता है ऊपर की ओर है, ठीक है, उनका सूंड ऊपर की ओर है, और ऊपर की ओर अगर सूंड होता है किसी हाथी का तो क्या कर रहा होता है, ऐसे ऐसे करके वो स्वागत कर रहा होता है, ऐसे, मतलब लखनऊ वाली हाथी का आप सूंड देखेंगे तो ऊपर की ओर होगा, वो क्या करता है, वो एक प्रकार से वो स्वागत करता हुआ हाथी है, ठीक है, यानी कि वो लखनऊ में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, वंदन है, इस तरीके की एक प्रकार से मानसिकता के साथ उसको बनाया गया, ऐसा उन्होंने तर्क दिया। अब मानसिकता क्या थी भगवान जाने, लेकिन तर्क जो दिया बड़ा ज़बरदस्त तर्क है, चूँकि भाई जो सूंड उठा करके हाथी होते हैं आप देखते हैं मंदिरों वगैरह में, वो भी एक प्रकार से क्या करते हैं, वो भी एक प्रकार से स्वागत के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने कहा वो स्वागत के प्रतीक हाथी हैं, वो चुनाव चिन्ह वाला हाथी नहीं है। आप लोग कम विद्वान हैं इसीलिए नहीं जान पाते हैं, उनको डांटा उसने। जैसे आजकल सुधांशु त्रिवेदी जी बैठ करके और दहाड़ते हैं, और ऐसा दहाड़ते हैं कि जो सामने वाला होता है वो कांपने लगता है इसे से, मतलब इतने ज्ञानी पुरुष कहाँ से पैदा हो जाते हैं, मतलब इतने परम विद्वान, उनके जैसा विद्वान तो मैंने नहीं देखा, मतलब इतने शालीन बुद्धि के, इसे धीरे बैठे रहेंगे, इसे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, और सुनने के बाद में एक बैग ऐसे बोलने लगे, ज्वालामुखी फटने लगेगी, लगेगा कि अरे प्रकांड विद्वान, इनके सामने कौन टिकेगा भाई। अब मतलब क्या एक नंबर के विद्वान, ऐसे ही वो भी थे। तो उन्होंने कहा कि वो हाथी स्वागत वाले हाथी हैं, और जो हमारी हाथी है उसका सूंड नीचे है, ठीक है, यानी चुनाव चिन्ह वाले हाथी का आप सूंड देखेंगे तो मायावती वाले जी का, तो वो नीचे है चुनाव चिन्ह का सूंड, और हाथी वाला सूंड जो वहाँ लखनऊ वाला है वो अभिनंदन करता हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया। ऐसे ही कई सारे किस्से इसमें होते हैं, और न्यूज़ चैनल वगैरह पे तो जो डिबेट होता है, दो पार्टीज़ के लोग बैठते हैं तो बड़ा तर्क होता है, बड़ा मज़ा आता है। और मैं खासकर सुधांशु त्रिवेदी जी को सुनता हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप आती, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ इंस्टाग्राम पर। हाँ, आप लोग भी हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और याद आई कि अगर आपको मान लेते कोर्स वगैरह लेना है, ठीक है, तो आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। देखिए कोर्स के लिए कोई विधिवत राशि नहीं रखी गई है, बहुत ही कम प्राइस रखी गई है। और इसमें कोर्स का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम से जो है डेली की डेली क्लास होगी, नहीं। जैसे कि हमारी क्लासेस जो होती हैं ये एक प्रकार से सारे सब्जेक्ट की होती है, तो किसी दिन कौन सी कोई क्लास होगी, किसी दिन कोई क्लास होगी, तो इस तरीके से क्लास होगी। बहरहाल इसमें क्या होगा कि आपकी सारे सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी। आपको करना क्या है, 9161936062 ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है। और इससे पहले के तमाम सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, और उन सभी की पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कोर्स की हमारी यही कि आपको पीडीएफ जो होंगे वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर एक प्रकार से आपको जो भी क्लास होगी उसकी लिंक मिलेगी, उसके बाद में जब क्लास हो जाएगी उसकी पीडीएफ वहाँ पर सेंड कर दी जाएगी, जिससे आपको एक प्रकार से कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा महासंग्राम रिवीजन क्लास वीडियो सब कुछ मिलेगी। बस आपको करना क्या है, इस पर एसएमएस करके लिख देना है कि हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी से हैं, हमारा सब्जेक्ट ये है, ठीक है, हम कोर्स लेना चाहते हैं या हमको पीडीएफ नोट चाहिए सर जी। उसके लिए मैं एक प्रकार से, उसके लिए आपको क्या करने होंगे, 100 रुपीज़ पे करने होंगे। अब ये 100 रुपीज़ आपको कैसे पे करने, मैं एक स्कैनर आपके पास सेंड करूँगा। जैसे ही आप ये करेंगे कि हमको कोर्स चाहिए, उसके बाद में आपको उसी पर 100 रुपीज़ सेंड करके आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पर यानी उसी पर सेंड कर देना है। और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे उसके थोड़ी देर बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको उसी ग्रुप में अभी तक की जो क्लासेस है उनकी प्लेलिस्ट बनी है वो प्लेलिस्ट आपको सेंड कर दी जाएगी। और इसके बाद में जो भी पीडीएफ अभी तक अवेलेबल हुई हैं, जो भी सारे सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह हैं, वो सब आपको वहाँ पर सेंड कर दिए जाएंगे। कहाँ पर, ग्रुप में। और ग्रुप में मतलब कि ग्रुप से पहले आपको सेंड कर देंगे, बाकी ग्रुप में बाद में आपको जो भी नोट्स होंगे वो बाद में ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे, यानी कि बहुत ही बारीकी। इसमें क्या होगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट तो हो ही गया, इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और आपके मेजर के होंगे, एक सब्जेक्ट माइनर वाला और एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर वाला, अनिवार्य प्रश्न पत्र, जो एक प्रकार से क्या है, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का।
उसका भी एक प्रकार से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी बहुत ही बारीकी के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो 9161 93 60 62 पर अभी SMS करें और कोर्स ज्वाइन कर लें। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फटाफट से आप लोग, और जितने जल्दी हो सकेगा उतने आपका प्रॉफिट होगा, तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन हो जाएं भाई। नहीं बाद में क्या होगा, बाद में मुझसे मत कहिएगा कि गुरुजी आपने पहले बताया नहीं। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलें, तो आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में समझा, ठीक है, जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी उनके बारे में। अब दल पद्धति के कुछ गुण होते हैं, यानी कि जो दलीय व्यवस्था होती है, जैसे भारत में दलीय व्यवस्था जो है बहुदलीय व्यवस्था है। अभी हम ये भी समझेंगे कि दलीय व्यवस्था में एक प्रकार से जो बहुदलीय या एक दलीय या द्विदलीय व्यवस्था, तीन प्रकार की व्यवस्था होती, तीन प्रकार के दल होते हैं। एक होता है एक दलीय, एक होता है द्विदलीय और एक होता है बहुदलीय। तो भारत में कैसी पार्टी है? बहुदलीय, चूँकि भारत में कई पार्टीज हैं और लोकतंत्र में बेसिकली ऐसे ही होते हैं, ठीक है। समझेंगे अभी और हम देखें दल पद्धति के कुछ गुण होते हैं। अच्छा, दल पद्धति के गुण या पॉलिटिकल पार्टीज़ के गुण, या एक प्रकार से आपसे पूछे कि दल पद्धति के विशेषताएं बताएं, तो सब में आपको यही लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। दल पद्धति के निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला गुण, जनता की इच्छा जानने का सर्वोत्तम साधन होता है दल व्यवस्था। जनता की क्या इच्छा होती है वो एक प्रकार से यहाँ पर पता चल जाता है। कैसे? प्रजातंत्र जो होती है यानी लोकतंत्र जो होता है, जनता की सरकार होती है, जनता के लिए और जनता के द्वारा होती है। यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने दी कि लोकतंत्र जो होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। अतः जनता की राय जानने का सर्वोत्तम साधन राजनीतिक दल होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनके जो नुमाइंदे होते हैं, उनके जो एक प्रकार से जो प्रतिनिधि होते हैं, तो उनसे जनता एक प्रकार से डायरेक्ट बात करती है, उनसे कहती है कि भाई आपको मैंने वोट दिया, आपको जितवाया, तो आप ये काम करें। तो यानी जनता की आवाज़ संसद तक पहुँचती है। राजनीतिक दल चूंकि चुनाव में जनता की इच्छा अभिव्यक्त करते हैं, मतलब जनता की इच्छा को जानते हैं और जनता के बीच में जाते हैं राजनीतिक पार्टी के लोग, तब जब एक प्रकार से यहाँ पर लोग उनको धृष्टते हैं कि भाई तुमको मैंने ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, या किस तरीके के काम किया, हमारे क्षेत्र की आवाज़ आप संसद में क्यों नहीं उठाते हैं। ऐसे जब जनता उनको बोलेगी तब एक प्रकार से वो जनता की बातों को संसद भवन में जाकर के बोलेंगे, ठीक है। तो जनता की इच्छा जानने का सर्वोत्तम साधन है दल पद्धति, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी ये, दूसरा गुण ये है कि प्रतिनिधि सरकार को सफल बनाना होता है। प्रतिनिधि सरकार को सफल बनाना होता है। प्रतिनिधित्व मतलब कि प्रतिनिधि सरकार मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उनमें जो सांसद होते हैं वो अपना मतलब वो सांसद जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। 10-10 लाख या 20-20 लाख के एरिया या 10 लाख जनता को प्रतिनिधित्व करते हुए एक व्यक्ति जाता है, यानी कि 10 लाख की जनता की तरफ से एक सांसद जाता है, वहाँ पर बैठता है और वहाँ पर चुनाव मतलब कि जा करके हमारी तरफ से बोलता है। तो प्रतिनिधि सरकार ये होती है। प्रतिनिधि सरकार को सफल बनाने में प्रतिनिधात्मक सरकार की सफलता राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर ही डिपेंड है। दलों के अभाव में अगणित मतदाताओं की अव्यवस्थित भीड़ को नियंत्रित और व्यवस्थित कौन करेगा। इस वजह से एक प्रकार से क्या होता है कि अब जनता अगर डायरेक्ट जाकर के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हो जाएगा तो भाई बड़ा बवाल हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो है इन चीज़ों को बहुत ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से कुछ एक क्षेत्र विशेष से एक एक व्यक्ति जा करके अपनी बातों को एक प्रकार से बोले और प्रतिनिधि के रूप में जाए, ठीक है। 10 लाख की जनता पर एक व्यक्ति चला जाए। इसके अलावा अगला जो आपका लाभ होता है वो होता है निर्वाचन सफल बनाना, यानी कि चुनाव वगैरह सफल होते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। इसके अतिरिक्त वे निर्वाचन संबंधी ऐसे अनेक कार्य करते हैं जो दलों के अभाव में, यानी कि एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर कमी है नहीं है तो सरकारों को करने पड़ते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग होते हैं वो जनता के बीच में जाते हैं, साधारण नागरिकों को मतदान पद्धति समझाते हैं कि भाई वोट कैसे डालना है, मतदान सूचियों की जाँच करवाते हैं कि भाई कौन किसका वोटर लिस्ट में नाम है किसका नहीं है, मत देने का महत्व बताते हैं कि भाई वोट देने का अधिकार, चूंकि वोट क्यों दे लोग, वोट से कोई फ़ायदा लोगों का, अगर मतलब लोग सोचते हैं कि हमारा हमको डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हो रहा है तो लोग वोट डाले। बहुत सारे लोग बड़े बड़े चुनाव में नहीं जाते हैं, प्रधानी वधानी में तो घर से बैठा लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े चुनाव होते हैं वहाँ पर वोट डालने का जो परसेंटेज होता है बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? चूँकि लोगों को लगता है कि क्या कौन जाए अपना समय नष्ट करे। लेकिन वोट डालना जो होता है सबसे बड़ा अधिकार होता है, मतदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो मत देने का महत्व जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग समझाते हैं। सरकार बनाने में जनता का योगदान एक प्रकार से जो होता है वो एक प्रकार से बहुत ज़रूरी होता है। इसमें निर्वाचन सफल बनाना होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ठीक है। और सरकार बनाने में जनता का एक प्रकार से योगदान दिलवाने में पॉलिटिकल पार्टीज़ की भूमिका होती है। अगली विशेषता ये है एक प्रकार से इसकी, अगली विशेषता क्या है भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ की, या गुण क्या है कि जनता में
राष्ट्रीयता की भावना जागृत करते हैं। ये राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी जनता के सामने देश प्रेम की बात करते हैं, राष्ट्रीय हित के प्रस्ताव रख करके जनता में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करते हैं, नागरिक समस्याओं से जनता को जागरूक करवाते हैं कि भाई जनता की क्या समस्याएं हैं। जैसे आजकल शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, इन सभी पर बात हो रही है। ऐसे ही एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज ये बताते हैं कि क्या समस्याएं हैं। राजनीति में जनता के सक्रिय भाग लेने को प्रेरित करते हैं ताकि एक प्रकार जनता जो हो वो राजनीति में भाग ले और राजनीति में बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा लें, लोग वोट डाल लें। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर जा करके जनता से मिल करके जनता को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने का प्रयास करें। अब तो सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई योजना बनाई है जिसमें यूट्यूबर्स वगैरह जो है उनके लिए व्यवस्था करी गई है। देखो हम लोग उसमें जो है लाभान्वित हो पाते हैं कि नहीं। चले आगे अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, वीडियोस पे व्यूज़ वगैरह थोड़ा सा लाइए, वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिए, इससे क्या होगा कि भाई जो योगी जी की योजना आई है उससे हम लोगों का भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। और जैसे प्रॉफिट होता है फिर देखते क्वालिटी वालिटी और ऐसे एकदम से चमका देंगे। ठीक है, चलें अगला, शासन की निरंकुशता पर रोक लगाना। शासन की जो निरंकुशता होती है, चूँकि शासन जो होता है कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर ना हो, चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को जनता तक आना रहता है, इसीलिए सरकार पर एक प्रकार से नियंत्रण रहता है हर एक सांसदों का। सांसद लोग क्या करते हैं, वो एक कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज होती जो क्षेत्रीय स्तर पर काम करती हैं, तो वो लोग एक प्रकार से जा करके वहाँ बताते हैं कि भाई जनता ये चाहती है तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। यानी कि जो शासन व्यवस्था है, सरकार है, उन पर नियंत्रण करने का काम राजनीतिक दल करते हैं। ठीक है, विरोधी दल शासन की गतिविधियों पर बड़ी अच्छी तरीके प्रकार से ध्यान रखते हैं। जैसे आजकल अभी मोदी जी चाहें जो मन हो जो वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि विरोधी पार्टियां भी हैं, वो तुरंत खड़ी हो जाएंगी वहाँ पर कि आप ये क्या कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। यानी जो भी काम अगर करेंगे तो वैसे तो संविधान के खिलाफ कोई काम कर ही नहीं सकता। उसकी कमी को जनता के सामने लाते हैं, अतः शासक दल बहुत ही सोच समझकर अपने कार्यक्रम करता है। लाबेल महोदय कहते हैं कि दलों के द्वारा जनता को सरकार पर नियंत्रण रखने का अवसर मिल जाता है। अगर मजबूत विपक्ष होता है तो सरकारें एक प्रकार से अच्छा काम ही करती हैं, और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो ऐसे में क्या होता है कि सरकारें जो मर्जी आता है वो करती हैं, उन पर कोई निरंकुशता नहीं होती है। स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन करे जो सोई, इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी एक प्रकार से लोकतंत्र है तो वहाँ पर जो एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका एक प्रकार से ये रहे कि भाई अगर हम गलत करेंगे तो दूसरी पार्टी अगली बार जीत जाएगी, इसीलिए 5 साल के बाद में हटा दिया जाता है सबको। ठीक है, अगली विशेषता या अगला गुण यह है कि प्रजातंत्र के सिद्धांत को संभव तथा व्यवहारिक बनाने में, यानी प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र के जो सिद्धांत है, लोकतंत्र के जो नियम कायदे हैं, उनको संभव बनाने में राजनीतिक दल बड़ी भूमिका निभाया है। राजनीतिक दल प्रजातंत्र के सिद्धांतों को सफल बनाते हैं। व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में सामंजस्य स्थापित करना ही राजनीतिक दलों का मुख्य काम होता है। व्यवस्थापिका मतलब जो कानून बनाने वाली संस्था है, यानी जिसको संसद कहते हैं। कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाती है। ठीक है, तो व्यवस्थापिका कानून को बनाती है और कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है। इन कार्यपालिका मतलब कानून बनाने और कानून को लागू करवाने वाले के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी ही करती हैं। लाबेल नाम के विद्वान बड़े ज़बरदस्त विद्वान रहे हैं, इन्होंने एक प्रकार से इस पर टिप्पणी करी। लाबेल महोदय कहते हैं कि यदि राजनीतिक दल कुछ अंश तक लोकमत का दुरुपयोग करते हैं तो अधिक अंशों तक लोकमत का दुरुपयोग होने से भी बचाते हैं। दल राजनीतिक ज्वार को रोकते हैं, यानी जो राजनीति रूपी लहर होती है उसको रोकने का काम पॉलिटिकल पार्टीज़ करते हैं। लॉर्ड ब्राइस बड़े ज़बरदस्त विद्वान, इन्होंने कहा कि दल जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, वो राष्ट्र के मस्तिष्क को क्रियाशील कर रखते हैं। लास्की कहते हैं कि राजनीतिक दलों के ही कारण जनता के भावावेग जो होते हैं, मतलब भावावेश या भावावेग जो होता है, कानून का रूप धारण कर नहीं कर पाते हैं। राजनीतिक दल अधिनायक तंत्र के पक्ष या पथ की सबसे बड़ी रुकावट होती है। और मतलब एक प्रकार से ऐसा नहीं कि भाई आप एक तरफा शासन कर पाएंगे। राजनीतिक दल ही एक प्रकार से, आप अगर एक ही पार्टी होगी जैसे चाइना वगैरह में है तो वहाँ पर निरंकुशता आ जाती है ना चाहते हुए भी। और उनका सबसे बड़ा गुण यह है कि वे जनता को अपने विवेक का अवसर प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल की वजह से ही ऐसा संभव पाता। तो राजनीतिक दल के ये सब एक प्रकार से गुण है। राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ दोष भी हैं, उनको समझ लेते हैं भाई क्या क्या दोष हैं। देखिए, दल पद्धति के दोष, दल प्रणाली के सीमितताएं या दोष में एक प्रकार से पहला दोष ये है कि देश की एकता पर आघात होता है इससे।
राजनीतिक दल एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे देश की एकता को ठेस पहुंचती है। चूँकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ा भिड़ा करती हैं, इससे क्या होता है कि जो देश की अखंडता और देश की एकता होती है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे खतरे में पड़ जाती है। राजनीतिक दल देशभक्त के स्थान पर दल भक्त अधिक होते हैं, यानी कि वो अपने जैसे भाजपा वाले भाजपा का ही बखान करेंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस का, मायावती पार्टी जो बसपा है बसपा वाले बसपा का, ठीक है। इस तरीके से वो सब अपना बखान करेंगे, ठीक है। दल प्रणाली जो होती है राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा दल हितों की अधिक महत्व देती है, ठीक है। और दलबंदी सामान्य देश प्रेम की भावना को नष्ट करके वैमनस्य और कटुता की सृष्टि भी करती। कभी कभी क्या होता है कि अपने पार्टी के लोगों को उकसाने के चक्कर में दूसरे पार्टी की बुराई कर देते हैं, एक प्रकार से देश की भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उससे हानि होती है। मेरियर नाम के विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि दल भक्ति यदि सीमा से अधिक बढ़ जाए तो हम आसानी से कह सकते हैं कि दलों के नेता और उसके प्रबंधक देश की उच्चतम आवश्यकताओं को भूल जाते हैं, ठीक है। तो जो देश की उच्चतम आवश्यकताएं हैं उससे एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे हट जाते हैं, जब एक प्रकार से वो एक दल में बंद करके रह जाते हैं, यानी कि उनकी जो विकास की क्षमता है वो सीमित हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे दल व्यवस्था जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा लाभकारी भी है, वहीं दूसरी तरफ वह दल व्यवस्था हानिकारक भी है, ठीक है। यानी देश की एकता को खतरा इससे कहीं ना कहीं पे बना रहता है। दूसरी बात, मान लेते कोई आंतरिक मतलब कि कोई बाहरी युद्ध वगैरह हुआ, उस दौरान भी कहीं ना कहीं पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनका खतरा बना रहता है, क्योंकि वो लोग एक प्रकार से हो सकता है कि जो है जो कानून बनने जा रहा हो उस पर रोक लगा दे। इसीलिए राष्ट्रीय आपातकाल ऐसी व्यवस्था कर दी कि उस समय कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं सुनी जाती है। आपातकाल की स्थिति में आप देखते हैं कि जनता के अधिकारों तक के हनन हो जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा दोष ये है दल प्रणाली का कि नागरिकों का नैतिक पतन होता है यहाँ से। यह सत्य है कि राजनीतिक दल लोकमत को शिक्षित बना सकते हैं, परंतु कभी कभी वे झूठा प्रचार भी करते हैं। जनता के सामने सत्य का विकृत रूप प्रस्तुत करके उसे पदभ्रष्ट कर देते। जनता को एक प्रकार से जो है कहते हैं ना कि एक लॉलीपॉप देने का काम करते। जनता को मूर्ख बनाने का काम भी यही पॉलिटिकल पार्टीज़ करते हैं। जहाँ एक तरफ मतदान के महत्व और व्यवहार को समझाते हैं, मतदान के महत्व को बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक प्रकार से वो जनता को एक प्रकार से उल्लू भी बना रहे होते। जनता को मूर्ख बनाते हैं कि हम ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये मतलब ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दुनिया भर का हेन तेन कर लेंगे। लेकिन जब वो जीत जाते हैं उसके बाद में वो दिखाई नहीं पड़ते। चाहे वो प्रधानिक चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायती हो, चाहे एक प्रकार से वो विधायकी हो, बीडीसी ब्लॉक प्रमुखी हो, चाहे एक प्रकार से वो जो है सांसदी वगैरह का चुनाव हो। एक बार जीत जाते सांसद, दोबारा उस क्षेत्र में जाते नहीं। जब चुनाव आता है तभी एकदम से वो एकदम से फार्चूनर और स्कॉर्पियो और दुनिया भर के गाड़ी निकले और हूँ करके हूटर बजौते निकल रहे हैं, झंडा प्रचार लगौते। वो करे पहले एक दिन दिखाए पड़ी हैं, 5 साल एकदम से गए तो पदभ्रष्ट कर देते हैं। उनके विरुद्ध बहुधा यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे जनता का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी मांग पर अनेक बार ऐसे कार्य कर डालते हैं जिससे राष्ट्रीय हित की हानि भी हो जाती है। आधुनिक काल में दलबंदी के परिणाम स्वरूप प्रश्नों का निर्णय बहुधा उनके औचित्य के आधार पर ही नहीं बल्कि जनता का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार दल प्रणाली अनेक अहितकर कानूनों की जननी सिद्ध होती है, यानी कि कभी कभी ऐसे कानून भी एक प्रकार से बना दिए जाते हैं जिससे जनता का लाभ तो होता है लेकिन जिससे देश की हानि होती है। तो यानी कि एक प्रकार से एक तरफ जनता के लाभ, दूसरी तरफ देश की हानि भी शामिल होती है इसमें, यानी ये भी एक हानि है। इसके अलावा तीसरी जो एक प्रकार से दोष है इसका दल प्रणाली का, वो ये है कि विरोध के लिए विरोध, मतलब विरोध के लिए भी विरोध इसमें होता है। विरोधी दल बहुधा सरकार का विरोध केवल इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका काम ही विरोध करना है। जैसे आजकल है कि मोदी जी कुछ भी कर दे तो कांग्रेस और जितने भी अन्य पार्टीज़ हैं उनको विरोध ही करना है। अब चाहे वो अच्छे के लिए कर रहे हैं चाहे बुरे, मतलब चाहे एक प्रकार से अच्छा काम करें तभी विरोध करेंगे, कोई बुरा काम हो गया तो विरोध करना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कोई अच्छा काम भी अगर उन्होंने किया है तो उसका भी विरोध करने के लिए आ जाएंगे। अभी जो ये यूपी सरकार के द्वारा जो मीडिया को लेकर के या यूट्यूबर्स को लेकर के, इंस्टाग्राम को लेकर के, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेकर के कुछ नियम कायदे बनाए गए, उसका भी विरोध पॉलिटिकल पार्टीज वाले करने शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं विरोध करना ही उनका काम है। विरोध उनकी कार्यप्रणाली का अभिन्न अंग बन जाता है। तर्क या उपादेयता से उनका कोई संबंध नहीं होता है। और इस नकारात्मक दृष्टिकोण पर टीका करते हुए लॉर्ड ब्राइस उन्होंने कहा कि संसद एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाती है। इस दौरान संसद में बस यही बहस होती है, एक दूसरे का विरोध होता है, मार धाड़ होती, कोई नई खोज और नई सोच की तरफ अग्रसर नहीं होते हैं, ठीक है। जहाँ
वाद विवाद होता है, आपसी झगड़ों में जनहित को भुला दिया जाता है और वहीं पर एक प्रकार से यहाँ तक कि मतलब उसमें तर्क कुतर्क तो होते ही हैं, लेकिन एक प्रकार से उसमें ऐसी संभावना आती है कि भाई कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई मारपीट भी हो जाएगी। और टीवी वाले तो पत्रकार वगैरह मारपीट करने तक आ जाते हैं खड़े होकर के, मारपीट करने के लिए, ठीक है, जानबूझ करके लड़ाते होंगे, उनको पैसा भी मिलता होगा किसी को कि ऐसा करो कि जनता बनी रहे, ठीक है। सदस्यों की स्वतंत्रता का अपहरण करते हैं, यानी कि राजनीतिक दलों का अनुशासन अत्यंत कठोर होता है, फलस्वरूप उन्हें हर बात में दलीय सचेतकों के आदेशों का पालन करना पड़ता है। सदस्यों को अपनी स्वतंत्रता राय को दबाना भी पड़ता है कभी कभी। इसमें कुल मिलाकर के जो होते हैं सदस्यों की मतलब कि जो राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं उनकी स्वतंत्रता का भी हनन इसमें कर दिया जाता है। अगर पार्टी का हित हो रहा होता है और ऐसे में देश का अगर अहित भी हो रहा होता है तो पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं अपने हित के चक्कर में देश के हित को भूल जाते हैं कभी कभी, ये भी देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा अगला एक प्रकार से दोष क्या है दल प्रणाली का, कि दल पर बागडोर तथा स्वार्थी लोगों का आधिपत्य हो गया है। दल प्रणाली में बागबीर, ठीक है, बागबीर तथा स्वार्थी लोगों का आधिपत्य हो गया है तथा सुयोग्य चरित्रवान और सौम्य नागरिक इन दलों के पछड़े में नहीं पड़ते हैं। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसे लोग ही शामिल होते हैं जो शुरुआत से ही कॉलेज वगैरह के दिनों में बस एक प्रकार से राजनीति में उतर जाते हैं और चाय पानी गुटखा बीड़ी सिगरेट यही सब उड़ाते हैं और उसके बाद में वो नेता बन जाते हैं। ऐसे में सबको, किसी को समोसा खिला दिया, किसी को सिगरेट पिला दिया, किसी को गुटखा खिला दिया, ऐसे करते हैं। हालांकि ये सब बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें करके वो अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। सुयोग चरित्रवान और नागरिक व्यक्ति जो होते हैं वो इंजीनियर डॉक्टर ये सब बनते पढ़े लिखे, इन सभी के पछड़े में नहीं पड़ते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत बहुधा गुटबंदी को प्रोत्साहन मिलता है और प्रत्येक गुट अपने अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए ही कार्य करते हैं। जैसे कि हमको बहुत सारे लोगों ने कहा कि गुरुदेव प्रधानी का चुनाव लड़ जाओ, मैंने कहा नहीं, मुझे इन सभी पछड़े में नहीं पड़ना अभी, जब भविष्य में देखेंगे तो सोचेंगे कभी लड़ना होगा तो, बाकी मुझे अभी नहीं पढ़ना, मुझे बच्चों की सेवा करनी है और मैं इसी में सक्षम हूँ और ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर काम है, ठीक है। आगे देखते हैं। दलीय संगठनों पर पूंजीपतियों का अधिकार बताएं। दलीय संगठनों पर बिल्कुल पूंजीपति यानी कि जो पैसे रुपए वाले होते हैं वही एक प्रकार से दलीय व्यवस्था को मैनेज करते हैं, वही चलाते हैं। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चल रही हैं तो पूंजीपतियों के दम पर ही चल रही हैं, उन्हीं से फंडिंग होती है। दल अपने प्रचार के लिए, निर्वाचन के लिए, सभाओं के लिए चंदा एकत्र करते हैं और चंदा कौन देता है? पूंजीपति, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, व्यवसायी होते हैं, फैक्ट्री मिल के मालिक होते हैं, वही देते हैं। ये चंदा अधिकतर पूंजीपतियों से प्राप्त होता है। पूंजीपतियों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के कारण से ही वे पूंजीपतियों का विरोध नहीं कर पाते। आजकल प्रत्येक दल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीपतियों का अधिकार रहता है और पूंजीपति निर्वाचित सदस्यों को भी धन का प्रलोभन देकर के अपने पक्ष में बनाए रखते हैं। आजकल आप देखें जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके विरोध सरकार भी नहीं बोल, उनके विरोध में सरकारें नहीं बोलती हैं। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि सरकार चलाने में एक प्रकार से उन्हीं पूंजीपतियों का योगदान होता है, तो उन पूंजीपतियों को कैसे बोलेंगे? ठीक है, यानी कहीं ना कहीं पे आजकल देखो रिचार्ज महंगा हुआ, अब रिचार्ज महंगा, सरकार को इस पर चाहिए था कि भाई रिचार्ज क्यों महंगा हुआ। पहले तो लुलुआ दिए, लुलुआ मतलब समझ रहे ना, लालीपाप दिए। जियो वालों ने क्या दिया? पहले लालीपाप दिया था कि नहीं दिया था कि भाई फ्री कर दो, 4G आ गया, 4G सबको फ्री किया। हालांकि चले जियो ने आया तो क्रांति, डिजिटल क्रांति तो बहुत आई, लेकिन फिर क्या किया जनता की एक प्रकार से। आप देखो 130 करोड़ जनसंख्या, कम से कम 30 करोड़ लोग अगर जियो का सिम लिए होंगे, 1-1 रुपया डेली दे रहे होंगे, तो 30 करोड़ रुपये डेली उसका मिल रहा है उसको। ऐसे में फ्री कर दिया उन्होंने, मान लेते हैं, लेकिन पैसा भी लगाया होगा बहुत ज़्यादा पूंजी, चूँकि उनके पास पैसे हैं, लगाए होंगे तो उनका फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन भाई इतना महंगा कर देना कि 300 का डायरेक्ट रिचार्ज कर देना, 250-300 का रिचार्ज हो गया। अब ऐसे में क्या है कि भाई अब व्यक्ति में से हमारे पास जैसे मान लो 2-3 सिम है, अब एक सिम में पैसा डलवाओ, फिर दूसरा सिम में ख़त्म है दूसरे में डलवाओ, फिर तीसरा में ख़त्म है उसमें डलवाओ। अच्छा, इसमें क्या है कि ये भी नहीं कि फ़ोन आता रहेगा, वैलिडिटी ख़त्म कर दो, 3 महीना पैसा ना लो, सिमें बंद कर देते हैं, ये सिस्टम लगा दिए हैं। अब ये क्या नियम कायदा है? वैलिडिटी तो जैसे पहले देते थे, मतलब रिचार्ज होता था 10 रुपये का रिचार्ज हम लोग लेते थे, तो वो 10 रुपये रिचार्ज खोलते थे तो 7 रुपये 90 पैसा मिल जाता था। अब 7 रुपये 90 पैसा, पहले बाउचर आता था नहीं, वो वाला बाउचर खोलते थे, 7 रुपये 90 पैसा उसमें मिलता था। अब वो 2-3 महीने 4 महीने जब तक उसको ना बतुआ तब तक चलता रहता था और उतना बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब कितनी बात करोगे कोई व्यक्ति? अब वो तो शादी ब्याह वाले जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी और वैसे कितना कौन बात करेगा। अगला, राजनीतिक दल समान सहयोग के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। दल प्रणाली के परिणामस्वरूप निर्वाचन के समान कटुता
वह मनस्थ तथा निम्न स्तर की अनैतिकता प्रयोग में लाई जाती है और अपेक्षापूर्ण तथा अशोभनीय भाषण भी यहाँ पर मैक के द्वारा दिए थे। जैसे कि आप देखते हैं जो ओवैसी ब्रदर्स हैं उन्होंने कई प्रकार के ऐसे भाषण दिए, या कुछ ऐसे जो एक प्रकार से और भी पार्टीज़ के लोग हैं उन्होंने ऐसे भाषण दिए, ऐसे तर्क दिए जो एक प्रकार से दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाते हैं। भाजपा की लोगों ने भी ऐसा कुछ किया है, और ओवैसी वगैरह या फिर सपा के लोगों ने मतलब टीवी पर बैठ करके ऐसे भाषण दे देंगे जैसे जनता आक्रोश में आ जाएगी, एक दूसरे से लड़ने लगेगी। तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। ठीक है, दल प्रणाली के विभिन्न रूप देख लेते हैं भाई, कौन कौन से रूप होते हैं। देखिए, दल प्रणाली के कई रूप होते हैं, बेसिकली 3 रूप होते हैं दल प्रणाली के। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए दल प्रणाली को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला एक दलीय, दूसरा द्विदलीय और तीसरा बहुदलीय। एक दलीय मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक दल हो। द्विदलीय मतलब जहाँ पर 2 दल हो। और त्रिदलीय मतलब क्या होता है, मतलब कि बहुदलीय मतलब जहाँ पर कई दल हो। ठीक है, जैसे भारत कई दलीय है, बहुदलीय है। पहला दल, एक दल प्रणाली के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक दलीय प्रणाली के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए भैया, एक दलीय प्रणाली क्या है। देखिए, प्रथम महायुद्ध के बाद, प्रथम महायुद्ध 1914 में हुआ था और 1918 में प्रथम एक प्रकार से महायुद्ध समाप्त हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध को ही प्रथम महायुद्ध कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो प्रथम महायुद्ध के बाद एक दल प्रणाली का उदय हो, एक दल प्रणाली कि देश में क्या हो, एक ही दल होगा, वही शासन करेगा। रूस में, जर्मनी में, इटली में, चीन में और कई यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार का शासन प्रचलित हुआ और आज भी प्रचलित है। एक दल शासन प्रणाली में राज्य में कोई अन्य दल नहीं होता, एक ही पार्टी होती है, उसी में एक प्रकार चुनाव होता है। वे अन्य दल का अस्तित्व ही सहन नहीं कर सकते, यही दल शासक होता है। यद्यपि ये लोग जनता के समस्त वर्गों से अपने सदस्य चुनते हैं, यानी कि सभी वर्गों से, सभी जातियों से सदस्य जो है यहाँ पर आते हैं संसद में। लेकिन इस प्रकार के एक दलीय प्रशासन जो होते हैं अधिनायक तंत्र कहलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अधिनायक तंत्र, यानी यहाँ पर निरंकुशता भी आ जाती है ऐसे में। ठीक है, एक दल प्रणाली जनता की अपेक्षा शासकों के आदेशों को महत्व देती है, यानी कि जनता का शासन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर शासकों का क्या आदेश है उसका महत्व होता है, जनता इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जहाँ तक कि एक दलीय शासन की अगर बात की जाए तो एक दल शासन में सरकार की नीति से एकता और ठोसपन होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर सरकार जो होती है, कोई भी कदम उठानी होती है तो उसको सोचना नहीं पड़ता कि जो है फलाने विरोध करेंगे इसका। सरकार एक प्रकार से जो भी कानून बनाती है उसका एक प्रकार से अगर विरोध करना हो जनता करेगी। हालांकि एक प्रकार से उसमें एक प्रकार से एकता और ठोसपन होता है, सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं। लेकिन इस जनतंत्र का मतलब इसमें जनतंत्र का निषेध समझा गया है। जनतंत्र मतलब कि जनता का इसमें उतना रोल नहीं होता जितना लोकतंत्र में या द्विदलीय में या बहुदलीय में होता है। यानी कि जैसे आजकल हम लोग जिस तरीके से आज 3-5 करके एकदम से नियम कायदों का विरोध करते हैं, ऐसा चाइना वगैरह में नहीं कर सकते, आप तुरंत उठा के अंदर कर देंगे। इसे दलगत तानाशाही भी कहते हैं। ठीक है, तो अधिनायक तंत्र, दलगत तानाशाही या निरंकुशता भी आप देखते हैं कि एक दलीय प्रणाली में आपको देखने को मिलती है। एक दलीय प्रणाली में क्या होता है कि विभिन्न विचारधाराओं में से केवल एक ही विचारधारा का प्रतिनिधित्व होता है और उसी एक ही विचारधारा पर लोग फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। भाषण तथा लेखन की स्वतंत्रता का लोप होता है। इसके निर्णय खास करके बिहाइंड द आयरन कर्टेन यानी कि अति गोपनीय होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके निर्णय जो होते हैं वो गोपनीय रखे जाते हैं। प्रजा को उनकी आलोचना करने का अधिकार नहीं होता, यानी जनता उसकी आलोचना या विरोध नहीं कर सकती। यद्यपि इस प्रकार के दल भी अपने को प्रजातंत्रीय पद्धति पर आधारित होने का दावा करते हैं, यानी कि ये भी कहते हैं कि हम भी प्रजातंत्र हैं, हम भी लोकतंत्र हैं, हमारे अंदर भी डेमोक्रेसी है, लेकिन बस केवल एक ही दल है। ठीक है, और दल नहीं है। अगला दल है भैया दूसरा दल है द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली की अगर बात की जाए तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए दल प्रणाली आवश्यक है। विभिन्न देशों की दल प्रणाली की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। द्विदल प्रणाली में मतदाता प्रत्यक्ष रूप से इस बात का निर्णय करते हैं कि देश में किस दल का शासन उचित होगा, यानी कि 2 दल होते हैं, ए और बी। अब ए अच्छा होगा कि बी अच्छा होगा, ये एक प्रकार से डिसाइड करना क्या होता है, ये एक प्रकार से जनता करती कि भाई आपको ए दल को चुनना है कि बी दल को चुनना है। जैसे मान लेते हैं भारत में तो बहुदलीय है, लेकिन अगर द्विदलीय होता तो केवल यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी होती। अब आप भाजपा चुनेंगे कि कांग्रेस चुनेंगे, यही एक प्रकार से द्विदलीय, यानी हैं तो बहुत सारे दलीय लेकिन वो सब आपस में मैनेज होकर के इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह प्रणाली जनता को शासन के निर्माण और उसकी नीतियों पर अधिक नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करती है और इसीलिए अधिक प्रजातंत्रात्मक मानी जाती है। यानी कि जो द्विदलीय व्यवस्था होती है
वो लोकतंत्र के बहुत ही नज़दीक होती है, ठीक है, प्रजातंत्र के बहुत नज़दीक होती है, यानी प्रजातंत्र इसमें इसका प्रजातंत्र का पालन होता है, लोकतंत्र का पालन होता है, डेमोक्रेसी इसमें होती है। द्विदलीय पद्धति जो होती है महोदय, इसमें मुख्य रूप से दो दल होते हैं। कितने दल होते हैं? दो पार्टी होती है। शासन की शक्ति इन्हीं दोनों पार्टी के पास चक्कर लगाती है, यानी कभी एक पार्टी जीती, कभी दो दूसरी जीती, कभी दूसरी, कभी पहली, ठीक है। एक दल सत्ता में होता है तो दूसरा दल मुख्य विपक्षी होता है। और जैसे ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, ठीक है, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है और न्यूजीलैंड में भी द्विदलीय व्यवस्था है, ठीक है। जबकि आप देखते हैं फ्रांस वगैरह में या फिर इटली में या जर्मनी में या चाइना में एक दलीय व्यवस्था है, ठीक है। ब्रिटेन, अमेरिका और न्यूजीलैंड में द्विदलीय पद्धति जो है प्रचलित है, ध्यान रखेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप, क्लियर। इसके अलावा द्विदलीय प्रणाली की अगर बात की जाए तो द्विदलीय प्रणाली में शासन की जो आलोचना होती है अपेक्षाकृत अधिक नियमित होती है, नियंत्रित होती है और क्रमबद्ध होती है, सिस्टमेटिकल होती है, संयत होती है। वहाँ विरोधी दल का उद्देश्य शासन को अपने हाथ में लेना होता है, अतएव उसके नेता मंत्रिमंडल की योजनाओं का भली प्रकार अध्ययन कर उनकी त्रुटियों को प्रकाश में लाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु दलों की संख्या अधिक होने पर संगठित विरोध असंभव हो जाता है। सच तो यह है कि वहाँ विरोध प्रपंच का रूप धारण कर लेता है। इस तरीके से एक प्रकार से द्विदलीय व्यवस्था जो होती है वो एक प्रकार से एक दलीय व्यवस्था से काफ़ी हद तक ठीक भी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो स्वतंत्रता या अखंडता सरकारों को एक दलीय व्यवस्था में होती है वो सरकारों को नहीं मिल पाती। वहाँ पर जनता गौण रूप में मानी जाती है, यहाँ पर जनता एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उनको अधिकार होता है कि भाई वो अगले पंचवर्ष में या अगले सालों में उसको ख़त्म कर देगी। देखिए द्विदलीय प्रणाली के गुण और दोष के बारे में अगर बात कर लें, द्विदलीय प्रणाली के गुण इधर लिखे हैं और दोष इधर लिखे, दोनों को समझते हैं। प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं तिलक उत्तरी वगैरह में, तो आप आसानी समझ पाएंगे जब आप इन चैप्टर्स को जाने रहेंगे, इन चीज़ों को पढ़े रहेंगे, ठीक है। मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझा रहा हूँ तो बिल्कुल चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी। देखिए द्विदलीय प्रणाली के गुण की अगर बात की तो पहला गुण ये है कि सरकार की स्थिरता अस्वाभाविक होती है। यहाँ पर द्विदलीय प्रणाली में दोष क्या है कि मानव स्वभाव के दो भागों में विभाजन हो जाता है। इसके अलावा इसका गुण ये है कि शासन नीति में एक रस्ता रहती है इसमें। इसके अलावा शासन की अबाध गति रहती है, सरकार का स्पष्ट उत्तरदायित्व होता है, निर्वाचन की सरलता मतलब निर्वाचन में सरलता, चुनाव में सरलता होती है, संगठित विरोध इसमें एक प्रकार से देखने को मिलता है। तो ये शासन मतलब कि द्वि प्रणाली के गुण होते हैं। द्विदलीय प्रणाली के दोष में क्या है कि कार्यकारिणी की तानाशाही यहाँ पर हो जाती है, कभी कभी विधानमंडल की प्रतिष्ठा कम हो जाती है, यह दूषित प्रणाली को प्रोत्साहन देती है। कुल मिलाकर के ये भी इसके दोष भी हैं। कुल मिलाकर के इसमें कभी कभी क्या होता है कि मुद्दों से लोग भटक जाते हैं, विरोध इसमें भी खूब जम करके होता है, कोई नियम कायदे से तरीके से बन भी नहीं पाते कभी कभी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तीसरी प्रणाली जो है अपनी वो है बहुदलीय प्रणाली। अब बहुदलीय प्रणाली जो है वो भारत की प्रणाली है, अपनी प्रणाली है, यानी भारत में कौन सी प्रणाली काम कर रही है भाई? बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय जो राजनीतिक प्रणाली होती है इसकी अगर बात की तो जिन देशों में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे भारत में है, फ्रांस में है, हॉलैंड, इटली, कनाडा, इन सभी देशों को एक प्रकार से अब इस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। जिन देशों में राजनीतिक दलों की संख्या अधिक होती है वहाँ इस बात का पूर्व निश्चय लगभग असंभव हो जाता है कि शासन की सत्ता किस दल के हाथ में जाएगी, और ये एक प्रकार से जनता जो होती है वो डिसाइड करती है किस दल के को सरकार बने। हालांकि भारत में आप देखते हैं कई सारे दल हैं, लेकिन सरकार किसकी बनती है? हमेशा सरकार जो केंद्र की बनती है वो भाजपा या कांग्रेस की बनती है, क्योंकि कुछ लोग कुछ छोटी पार्टियां जो है वो भाजपा को समर्थन दे देती क्षेत्रीय स्तर की, और कुछ क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां कांग्रेस को समर्थन दे देती है, और इस तरीके से समर्थन के द्वारा ही सरकारें बनती है। जैसे कि इंडी अलायंस जो है वो कांग्रेस की एक प्रकार से वो है, और जो एक प्रकार से भाजपा की है वो एक प्रकार से एनडीए है। तो एनडीए और इंडिया अलायंस ये दो पार्टियां बेसिकली एक प्रकार मतलब ये दो एक प्रकार से गुट जो हैं ये आपस में लड़ते हैं भारत में, तो ये आप समझ लो, ठीक है। इसके अतिरिक्त कभी कभी मिश्रित मंत्रिमंडल की नीति भी विभिन्न दलों के पारस्परिक समझौते का परिणाम होती है। जैसे कि आजकल भारत में जो एनडीए की सरकार वो मिश्रित मंत्रिमंडल ही बनता है, ठीक है, कि 4 मंत्री तुम्हारे पार्टी से बना देंगे, क्षेत्रीय पार्टी है 4 मंत्री सपा के बन गए, 4 मंत्री बहुजन समाज पार्टी के बना दिए गए, और 4 मंत्री कांग्रेस के बन करके सरकार बना लेते हैं। मतलब क्या होता है जब ऐसे मान लेते हैं कि विधायक कम पड़ रहे हैं या एक प्रकार सांसद कम पड़े, अब सांसद कम पड़े तो सांसद एक प्रकार से खरीद लेते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। इस तरीके से सरकार बनाने के लिए कई सारे चीज़ें करी जाती हैं। बहुदलीय प्रणाली के से लाभ क्या होता है? देखें बहुदलीय प्रणाली से कई लाभ होता है। देखिए मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा तानाशाही संभव ही नहीं होती यहाँ पर, तानाशाही तो कोई कर ही नहीं सकता। इसके अलावा सभी विचारधाराओं का व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व होता है। इसके अलावा राष्ट्र
दो विरोधी गुटों में नहीं बढ़ता इसमें, ठीक है। और इसका दोष ये है कि बहुदलीय प्रणाली का कि शासन में अस्थिरता रहती है, शासन कभी भी भंग हो सकता है, यहाँ पर सरकारें कभी भी तख्ता पलट कर सकती है। हम यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो हम अपना मत लेकर के तख्ता पलट कर सकती हैं, ठीक है। सांसद इकट्ठा हो जाएं, हट जाओ, काम खत्म। शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव होता है यहाँ पर, यानी विरोधी दल भी कोई नहीं होता कभी कभी। ऐसे अब ये तो मान लेते हैं इंडिया अलायंस बन गया तो सभी विरोधी दल मोदी जी के खिलाफ आ गए, नहीं तो क्या होता था कभी कभी विरोधी इतने नहीं थे। इसके अलावा कार्यपालिका की निर्बल स्थिति हो जाती है, यहाँ पर कार्यकुशलता में कमी आती है, दीर्घकालीन नियोजन संभव नहीं हो पाता, यहाँ पर सरकारें कभी भी भंग हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से बना रहता है। निष्कर्ष रूप में हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार प्रजातंत्र की सफलता मतलब ये क्या है। देखिए, निष्कर्ष कह सकते हैं कि प्रजातंत्र की सफलता दल प्रणाली पर आधारित है। एक दल प्रणाली से दल का अधिनायकवाद हो जाता है। बहुदल में सरकार की अस्थिरता, शासन की नीति में विषमता तथा अस्पष्टता से शासन में बार बार गत्यावरोध होता है। यानी कि जब बहुदलीय प्रणाली होती है वहाँ पर शासन में रुकावट आती है, शासन कभी कभी भंग हो जाता है, ठीक है। मतदाता भ्रमित हो जाता है, कभी कभी मिलीजुली सरकारें बनती हैं लेकिन वे भी अस्थायी नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त बहुमत दल का समर्थन जनता का बहुत ही कम परसेंटेज रहता है, लेकिन फिर भी उनका मंत्रिमंडल बनता है और कभी कभी 30% मत पाने वाला दल सरकार बना भी लेता है, जबकि 70% जनता विरोधी होती है। जनता का शासन पर नियंत्रण रखने के लिए तथा शासन को सुचारू रूप से चलते रहने के लिए 2 या 3 दल का होना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ विचारधारा हो गई। लेकिन जनता मतलब राजनीतिक दलों की क्या उपयोगिता है या क्या महत्व है, इसको समझ लेते हैं। और इसके अंदर ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। इसमें मैंने 2-3 चैप्टर्स को इंक्लूड कर मतलब कि लगभग आप देखते हैं यहाँ ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, चूँकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। राजनीतिक दलों की उपयोगिता एवं महत्व। एडमंड बर्क के शब्दों में अगर देखें तो इन्होंने कहा कि दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो अथवा बुरे के लिए हो, परंतु स्वाधीन शासन के लिए अनिवार्य होती है दल प्रणाली का होना। स्वाधीन शासन मतलब एक प्रकार से ठीक ठाक तरीके से शासन अगर करना है तो दल प्रणाली का होना बहुत ज़रूरी है। यह कहना अप्रासंगिक ना होगा कि वर्तमान समय में राजनीतिक दलों का अत्यधिक महत्व है। बिल्कुल अत्यधिक महत्व है। वर्तमान में पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हो तो सरकारें एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उतने अच्छे तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगी। दल जो होते हैं, जो पार्टीज़ होती हैं, वह प्रेरक शक्ति या मोटिवेटर पावर होती हैं या मोटिवेशन प्रदान करती हैं सरकारों को, जो प्रशासन यंत्र को संचालित किए रहती हैं। और प्रशासन को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की जो मोटिवेशन होती है ज़रूरी होती है। आज प्रायः प्रत्येक देश में क्या है, प्रतिनिधित्व जनतंत्र प्रणाली प्रचलित है। यानी कि हर जनता जाकर के संसद में नियम कायदे नहीं बनाती है, जनता शासन नहीं करती, जनता के प्रतिनिधि जाते हैं संसद में और वो प्रतिनिधि जनता की आवाज़ को वहाँ पर बुलंदी के साथ रखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में तो वही होता है प्रतिनिधित्व जनतंत्र प्रणाली। प्रतिनिधित्व जनतंत्र प्रणाली का मतलब यही कि जनता के प्रतिनिधि जाते हैं और वहाँ पर 10-20 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए कोई सांसद होते हैं, वो जाते हैं वहाँ पर अपनी बातों को रखते हैं, जो चुनावों पर आधारित होते हैं तथा चुनावों के लिए राजनीतिक दल का होना परम आवश्यक है। यह कहना उचित है कि प्रतिनिधित्व सरकार के लिए दलबंदी प्रथा प्राणतुल्य होती है, ठीक है। ये बात ये एक प्रकार से किसने कहा, एडमंड बर्क ने इस प्रकार से बताया, ठीक है। यानी पार्टी सिस्टम इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। तो पार्टी सिस्टम क्या है, जैसे शरीर में खून की आवश्यकता होती है, ऐसे ही डेमोक्रेसी के लिए पार्टी सिस्टम बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। मैकाइबर कहते हैं कि बिना दलीय संगठन के किसी सिद्धांत का एक होकर के प्रकाश नहीं हो सकता। यानी कोई एक सिद्धांत अगर बिना दल के मतलब होगा तो वो एक प्रकार से वो सिद्धांत भंग हो जाएगा। यानी बिना दल संगठन के किसी सिद्धांत का एक होकर के प्रकाश नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रम अनुसार विकास नहीं हो सकता अगर वो दल या पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है तो, और ना ही किसी प्रकार की स्वीकृत संस्थाएं हो सकती हैं जिनके द्वारा कोई दल शक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे स्थिर रहना मतलब रखना चाहता है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज से एक विचारधारा का विकास होता है, ठीक है। आगे समझते हैं। तो राजनीतिक दल चुनाव के समय असंख्य मतदाताओं को शिक्षा दे करके जनता का नेतृत्व करते हैं, राजनीतिक चेतना जागृत करते हैं लोगों में। फाइनर महोदय कहते हैं कि दलों के बिना मतदाता ऐसी असंभव नीतियों का अनुसरण करने लगेंगे जो उन्हें शक्तिहीन या विनाशकारी बना देगी,
जिससे राजनीति तंत्र जो होगा वो तहस नहस हो जाएगा, ऐसा फायदा ने कहा। तो इस तरीके से राजनीतिक पार्टी के लिए मतलब एक प्रकार से दलीय प्रणाली जो है वो एक प्रकार से बहुत ज़रूरी है किसी भी सरकार को चलाने के लिए। यानी एक प्रकार से जिस तरीके से एक शरीर में खून की आवश्यकता होती है शरीर को चलाने के लिए, ठीक इसी प्रकार से सरकार को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए, प्रशासन को मैनेज करने के लिए राजनीतिक दलों की बड़ी ज़रूरत होती है। राजनीतिक दल उसी ब्लड की भांति हैं जिस तरीके शरीर में ब्लड होता है। ठीक है, इस चीज़ों को आपने समझा विस्तार से। मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझाया। इसके बाद में हम लोग अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हम विस्तार से और चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और ये आपने अगर सैन्य विज्ञान नहीं देखा, सैन्य विज्ञान का मॉडल पेपर मैंने दे दिया मिलिट्री साइंस का, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, कल इसकी वीडियो मिली है आपको। तो सैन्य विज्ञान यानी मिलिट्री साइंस का आपको देख लीजिएगा इसको, BA थर्ड सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे इसमें हमने बता दिया है। ठीक है, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।